में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब और आज से आपके लिए हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें आपका सीटेट जो 2022 में होने वाला है दिसंबर में। तो हमने एक मुहिम चलाई है दोस्तों, आपके लिए सीटेट जो सीडीपी आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है उसके मल्टीपल चॉइस यानी कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी सेट पूछे गए हैं, डेली हम दोस्तों आपको एक एक सेट यानी 30 नंबर यानी कि 30 क्वेश्चन दोस्तों कराएंगे। आपको ये देखना है कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने सही करे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि सीटेट यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़े, उन्हें रट कर जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाई है जिसमें आप डेली आपको वीडियो मिलेगी डेली 9 बजे, तो वीडियो को देखना ना भूलें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इसका दोस्तों क्या अर्थ है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध भौतिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। इसका दोस्तों जो आंसर है वो आपका कॉग्निटिव यानी कि दोस्तों संज्ञानात्मक से है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप सभी चीज करेंगे, अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सभी चीज करेंगे। ये था दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि इसमें पहले क्वेश्चन में आंसर साथ के साथ दे रखा है पर्सन में ही, क्योंकि दोस्तों सीडीपी आधे से ज़्यादा 50 से ज़्यादा परसेंट आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है। जैसे कि इसने बोला विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य यानी कि दोस्तों आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब दोस्तों कुछ बच्चे कहेंगे संवेगात्मक क्षेत्र, लेकिन इसका आंसर जो है वो है संज्ञानात्मक क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे सेकंड पर्सन पर। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। डेवलपमेंट इज अनडायमेंशनल। जो दोस्तों डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो गया। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सफेलोकोडल। दोस्तों आंसर तो ये सही है, लेकिन देखते नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़कर। नेक्स्ट ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सीमोडिस्टल। दोस्तों ये भी सही है कि जो डायरेक्शन होता है विकास की, जो डेवलपमेंट की जो वो होती है डायरेक्शन होती है वो दो होती है, एक तो सफेलोकोडल और एक होती है प्रोक्सीमोडिस्टल। लेकिन इसमें जो दोस्तों जो पूछा गया वो क्या है देखते हैं कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। तो यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। जैसे कि दोस्तों सफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो सफेलोकोडल होता है वो उसकी जो दिशा होती है दोस्तों वो होती है सर से पैर की तरफ, यानी कि आपकी जो सर से पैर की तरफ होती है बाहर की तरफ को होती है। उसके बाद प्रोक्सीमोडिस्टल क्या कहता है, केंद्र से वो बाहर की तरफ को जाएगा उसका विकास। यानी कि जैसे कि दोस्तों आप कमीज का बटन पकड़ने से पहले दोस्तों बच्चा क्या पकड़ लेता है, गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया, यानी कि दोस्तों उसने बाहर की चीज की तरफ गया है वो, यानी कि सेंटर की कोई बात नहीं इसमें। तो जो विकास है वो सफेलोकोडल है यानी शीर्षगामी है, शीर्ष वाला काम हो इसमें हुआ है। जैसे हाथ का जो शीर्ष है वो उस तरफ काम हुआ है। उसके बाद पर्सन थर्ड पे चलते हैं। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। दोस्तों जो डेवलपमेंट है मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट क्या है, आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के बराबर हिस्से से आपका डेवलपमेंट होता है। तो यदि आपको केवल हेरिडिटी के बारे में बात करें तब गलत काट देना है, केवल एनवायरनमेंट की बात करें तब गलत काट देना वो ऑप्शन। यदि जहाँ दोनों की बात हो डेवलपमेंट में कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से होता है, वो ऑप्शन दोस्तों आपको आँख मीच कर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ओनली हेरिडिटी, ओनली शब्द आया, ये नेगेटिव वर्ड है एक। उसके बाद चलो छोड़ते इस नेगेटिव वर्ड को भी छोड़ते, लेकिन जब पढ़ते हैं हम ओनली हेरिडिटी तो ये सारा गलत काट दिया फिर हमने। उसके बाद ओनली एनवायरनमेंट, फिर हमने सोचा कि नहीं जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के संयोग से होता है। स्कूल एंड एजुकेशन इसका तो कोई मतलब नहीं है ऑप्शन में। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोस्तों जैसे कि ऑप्शन में आ गया है कि इन दोनों के इंटरेक्शन से हमारा जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का विकास इनमें से होता है।
तो ऑप्शन बिल्कुल डी आपका सही है। उसके बाद पर्सन फोर क्या है दोस्तों, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिककरण का प्राथमिक कारक नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कि प्राथमिक जो कारक है वो फैमिली है। फैमिली आपका प्राथमिक कारक है। उसके बाद जितने भी फैमिली से रिगार्डिंग अलग जितने भी कंसेप्ट है पार्ट है वो आपके सेकेंडरी में आ जाएंगे दोस्तों, प्राइमरी सेकेंडरी में आ जाएंगे, सेकेंडरी एजेंट में। जैसे यहाँ पर प्राइमरी, इसमें सबसे मेन बात आपको देखनी है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, यानी कि प्राइमरी नहीं है, यानी नोट जो नेगेटिव टैग वर्ड है वो देखना है। फैमिली है प्राथमिक कारक है फैमिली। नेबरहुड, कुछ केसेस में जब ऑप्शन फंस जाते हैं दोस्तों तो नेबरहुड भी प्राइमरी में पहुंच जाता है, पीयर्स भी प्राइमरी में पहुंच जाता है। जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो आपका, लेकिन ये जो चीजें फंसती है दोस्तों किसी किसी क्वेश्चन में फंसती है। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, मैंने लिया है इसलिए कि ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों वो डी है। डी दोस्तों इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जिस पर हम टिक कर दे इससे अलावा। लेकिन जैसे फैमिली ही आपका ओनली, फैमिली ही केवल आपका प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी एजेंट है, उसके अलावा जितने भी एजेंट है वो सेकेंडरी में आएंगे सब। पर्सन 5 हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास। जो दोस्तों कोहलबर्ग ने अपना डेवलपमेंट दिया है वो किससे संबंधित दिया है, मॉरल डेवलपमेंट। ये तो सीधा सा दोस्तों क्वेश्चन है, सीधा सा। इसका जो आंसर है वो हुआ मॉरल डेवलपमेंट। जो हाइंस डिलेमा यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग प्रोपोज्ड, ये मॉरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया है इसने। जो सोशल डेवलपमेंट है, ये मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत विकास इंडिविजुअल यानी पर्सनल डेवलपमेंट, ये इसने नहीं दिए तीनों। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। यानी कि दोस्तों वर्गीकृत का क्या मतलब है, उनका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में दोस्तों जैसे कि पियाजे ने अपनी 4 स्टेज दी है, SPCF, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सेंसरी में क्या है दोस्तों, 0 से 2 वर्ष तक बच्चे की एज आती है, 0 से 2। उसके बाद PCI यानी प्री ऑपरेशनल में 2 से 7। उसके बाद जो कंक्रीट है वो 7 से 11 तक एज आती है। फॉर्मल में क्या है, आपकी 11 से आपकी 15 तक एज आती है। लेकिन जो कंसेप्ट जो सीखता है बच्चा क्लासिफिकेशन का, और CCS, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन सेंटर सीरिएशन। इन 3 पॉइंटों को दोस्तों जो सीखता है वो आपका कंक्रीट में सीखता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में। जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका सी करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, जब अपने बच्चे अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन की बात क्या है, जिसमें बच्चा संरक्षण का नियम सीख लेता है। सेंट्रेशन क्या है, केंद्रीयता का गुण आ जाता है जिसमें। एकोमोडेशन क्वेश्चन सही सा लग रहा है। एसिमिलेशन ये भी सही सा लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं स्कीमा में समाहित कर लेता है अपने पिछले अनुभवों को। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये इसका आंसर है एकोमोडेशन। इसका बी आंसर दोस्तों एकदम सही है। प्रश्न 8 पर चलते हैं। लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। इसका क्या आंसर है, लेव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है दोस्तों वो किसके ऊपर बेस है, सोशल कल्चर थ्योरी, SCL, सोशल कल्चर थ्योरी। सोशल कल्चर और लैंग्वेज, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जहां पर तीनों में से दिख जाए कोई भी तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि सोशल कल्चर थ्योरी पर ये डिपेंड है, क्वेश्चन बिना पढ़े आप क्लिक कर सकते हैं। लेव वाइगोट्स्की का नाम देखते ही, लेव वाइगोट्स्की का आपने शुरू में नाम देखा, उसके बाद आपने बिना आंख मीच के लगा देना, क्योंकि
साइकोडायनामिक, साइकोसेक्सुअल, बिहेवियरिस्टिक, ये इनके कंसेप्ट नहीं है। कहीं से कहीं तक भी लेवेगॉट्स की इसकी बात नहीं करता, इन तीनों की, केवल इसकी करता है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर, यानी कि दोस्तों क्या है, जेडपीडी किसके कंसेप्ट में आ जाएगा मैं आपको बता दूं, जेडपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंटल, ये आ जाएगा। लेवागर्ट्स की इसकी बात करता है। पर्सन आगे बढ़ते हैं। निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है। तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो इसके ऑप्शन सहयोगात्मक, यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटर सब्जेक्टिविटी, स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड, इंक्लूड इंड्यूसिंग कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट इन द चाइल्ड। दोस्तों जो बात करता है इसमें ऑप्शन स्कैफोल्डिंग की बात आपका लेवागर्ट्स की करता है, तो इसका आंसर सी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। जहाँ पर भी दोस्तों आपका जो शिक्षण है, आपका जो टीचिंग है, वो पाठ्य पुस्तक की बात आ जाए, वहाँ पर दोस्तों एकदम बिल्कुल देख देना है, क्योंकि जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, दोस्तों बिल्कुल गलत है। समेटिव दोस्तों जो है ये आपका बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही हमने काट दिया बी को भी, ये दोनों कट रहे हैं। उसके बाद बढ़ते विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, दोस्तों सही सा लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर यूजेस रिवॉर्ड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रन, दोस्तों जो इसका आंसर वो है सी। आपने जैसे कि देखा प्रगतिशील कक्षा में, आपका जो इसका आंसर सी है। पर्सन 11 डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है, मनोदशा स्वभाव आशय को पहचानता उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया। डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशा स्वभाव और आशा को पहचानता है। इसका क्या मतलब? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, लॉजिक, मैथमेटिकल। स्पेशियल क्या है दोस्तों, पहले शुरू से चलते हैं। लॉजिक मैथमेटिकल से दोस्तों आपके अकाउंटेंट वगैरह बनते हैं। स्पेशियल में आपके मूर्तिकार और आर्किटेक्चर वगैरह बनते हैं। इंट्रापर्सनल में आपके बोध, जैसे कि आपका संदीप माहेश्वरी जो आपको ज्ञान है। इंटरपर्सनल में आपके सोशल जो नेता होते हैं वो पहचानते हैं, यानी कि दोस्तों यही आपका जो सोशल इंटरपर्सनल है वही आपका इसका आंसर होगा ए। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, आपका जो NEP 2022 ये किसको कंसेप्ट रखती है दोस्तों? जैसे कि हम चलते हैं इंग्लिश के ऑप्शन की तरफ। मल्टीलिंगुअल, डी से शुरू करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैवी डिस्करेज, हमें मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद को हतोत्साहित नहीं करना है, गलत हो गया दोस्तों। टीचर शुड बी डिस्करेज टू यूज अ बाइलिंगुअल अप्रोच, द्विभाषा को अप्रोच हतोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं। देयर शुड बी एन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी क्लासेस, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम इस तरह एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये दोस्तों क्वेश्चन 2 कट चुके हैं, आंसर डी और सी। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट बी भी देखते हैं, एक बार ए पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है ए, क्योंकि दोस्तों एक भाषा में पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, किसी भी बच्चे को प्राथमिक कक्षा में एक तरह की ही भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बायलिंगुअल मतलब घनी सारी भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, विभिन्न विभेदीकरण की स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, जहां पर दोस्तों किसी एक जेंडर की प्राथमिकता हो, चाहे वो मेल की हो, चाहे वो फीमेल की, मेल की हो, चाहे वो फीमेल की हो, जहां पर भी किसी एक तरफ को झुकाव हो जाए। और संगीत, वहां पर दोस्तों जो आपका है वो है जेंडर बियास बायस, वो कहाँ पर है? जेंडर BIAS आपका इसका आंसर है। आगे पढ़ते हैं। और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या सूचित करता है?
जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता। दोस्तों जो है वो जेंडर स्टेबिलिटी की बात करता है, यहाँ पर जेंडर स्टेबिलिटी की बात करता है। यदि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या है, वो आ जाएगा आपका जो पिछले से आपकी रूढ़िवादिता चली जा रही है उसमें स्टेरियोटाइपिंग में वो आएगा। दोस्तों सॉरी इसमें दे रखा है जो पिछले रूढ़िवादिता चली आ रही है, जैसे कि विद्यार्थियों को चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। उसके बाद संगीत प्रतियोगिता के लिए इसमें दो चीज़ दे रखी है, लड़कों के लिए भी दे रखी है कंडीशन और लड़की के लिए भी। तो यानी कि दोस्तों दोनों की बात हुई है, तो जेंडर रूढ़िवादिता की बात हुई यहाँ पर। यदि एक की बात करता तब जेंडर बेस की बात होती। ठीक दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? एक एक करके हमें दोस्तों देखना है। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना फर्स्ट गलत है दोस्तों। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, दोस्तों सही सा लग रहा है दोस्तों। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना, दोस्तों हमें बच्चों को रैंक नहीं करना है, गलत है दोस्तों ये भी। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, शिक्षण को दोस्तों आपको इंटीग्रेशन करना है, दोस्तों सही सी बात है। तो आपका जो सेकंड और फोर्थ देख लेते हैं दोस्तों किस में है, सेकंड और फोर्थ दोस्तों जो है वो है आपके बी में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर 15वें। जो एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? जो एनईपी दोस्तों किस बात की बात करता है? रोट मेमोराइजेशन की बात दोस्तों बिल्कुल नहीं करता है। लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, इसकी भी बात बिल्कुल नहीं करेगा। ऑप्टिमाइजिंग लर्न द डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, सही सा लग रहा है दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पता इससे बेहतर ये क्वेश्चन आंसर दे। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संगणनात्मक आयाम का आकलन करना, दोस्तों ये तो नेगेटिव सा लग रहा है। इसका मतलब आपका सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 16 पर। भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया? जो दोस्तों आपका हाल ही में पारित किया गया है एनईपी 2020 में आया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आपका आया है वो 1995 में आया है दोस्तों। उसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD आपका 2016 में आया है। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वो आया दोस्तों आपका 2009 में और 10 में, इसकी 2 साल लगते हैं 2009 और 10 में। तो इसका मतलब दोस्तों जो हाल ही में आप आया है वो आपकी एनईपी आई है जो 2020 में ही आई है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशी की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? जो समावेशी शिक्षा है, प्राथमिक समावेश की भावना है। समावेश का क्या मतलब दोस्तों? जहाँ पर सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करें उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसका आंसर ए। शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। शिक्षक जो स्टैंडर्ड है दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल देखते ही काट देना, मानक, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखते, बिल्कुल गलत है दोस्तों। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है, जो अपेक्षा है वो नहीं होती है, वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, दोस्तों बिल्कुल सही। इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही बात करी है। सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, त्वरण के साथ परफॉर्मेंस बेटर एक्सलेशन। जो दोस्तों आपके तीनों आंसर बिल्कुल सही है इसके, तो आपका बिल्कुल सी जो आंसर है दोस्तों आपका सी, बी नहीं सी, गलती से इस पर हो रहा है। आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर 19वां। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है,
दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, यानी कि दोस्तों क्या है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके समावेशन की प्रभावी नहीं है, जो प्रभावी नहीं है। इसमें नेगेटिव लाइन देखनी है आपको। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, ये पॉजिटिव इसलिए। 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ये भी पॉजिटिव सी है। सी भी ऐसी किताब और बोर्ड जिनका छुआ महसूस किया जा सकता है, पॉजिटिव वर्ड है। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, दोस्तों ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है आपका। डी इसका जो आंसर है वो डी है। उसके बाद चलते हैं पर्सन 20 पर। पर्सन 20 में इस तरीके के, जो पहले तो असर्शन दे देंगे, उसके बाद रीजन आपसे तर्क पूछेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सीटेट में 2022 में, पिछली अभी जनवरी में, तो दिसंबर जनवरी में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। पढ़ते हैं, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके कराने चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही विकल्प चुने। दोस्तों जो बी है बिल्कुल सही है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। इस बात को कौन कहता है? हमारे नोम चॉम्स्की, जो जिन्होंने लैड के नाम से एक वो दिया है, यंत्र है कि बच्चों के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस जिसका फुल फॉर्म है। इन्होंने बात की है कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। उसके बाद क्या है, ए पढ़ते, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध विविध मौके उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल सही है। ए और बी दोस्तों दोनों सही है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर इसका ए सही है। उसके बाद चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ प्रिपरेशन, एटीट्यूड, लक। दोस्तों जो आपकी एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता किसको एग्जामिनेशन को फेल का कारण बता सकती है? योग्यता की कमी। योग्यता दोस्तों एबिलिटी किसी में भी कम नहीं होती, आपकी कमी होती है, वो आपके सिस्टम में हमें कमी निकालनी है। लेक ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि आपकी प्रिपरेशन में दोस्तों कमी रही है, इसका बी आंसर सही है। उसके बाद चलते हैं 22वें प्रश्न पर। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, दोस्तों सही सा लग रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, रिस्क टेकिंग, बिल्कुल सही है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल दोस्तों। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जिसमें है वो सही है दोस्तों, आपका सी बिल्कुल सही है, जिसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? सहगामी अधिगम युक्ति है निम्नलिखित में से। सहगामी का मतलब साथ में अधिगम करने वाली। पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, सामाजिक पृथक्करण, क्रमबद्धता ढालना, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, जो आपका है वो सहगामी अधिगम विधि है। आपका डी आंसर इसका सही है बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं 24 पर। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। होरा ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? दोस्तों जो बिहेवियर है, कंस्ट्रक्टिविटीज में है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंट कंडीशन। दोस्तों रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविटीज में का आपका प्रयोग कर रहे हैं दोनों टीचर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये जो आपका असर्शन है। रीजन क्या है दोस्तों आपका? संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जो संज्ञान में संवेग यानी इमोशन और आपके कॉग्निशन दोनों इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल सही पॉइंट है, भूमिका रखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। असर्शन पढ़ते हैं दोस्तों क्या है? शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों, ये भी बिल्कुल ए पॉइंट इसका सही है। चलते नेक्स्ट पर 26। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या है दोस्तों? पढ़ते हैं। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। पहले दोस्तों एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है? शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है?
अब ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, जहाँ पर शिक्षक की दक्षता का पता लगाना हो, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर जो हमारा एनईपी जो बात करता है वो शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, सुविधादाता के रूप में काम करता है, ना कि शिक्षक को यहाँ पर भगवान मानना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर, क्वेश्चन ऑप्शन पर। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। बिल्कुल डी पर बात करते हैं। क्या है? शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसमें जो दोस्तों आंसर है वो है आपका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं 27 पर। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व, यानी कि जो समालोचनात्मक चिंतन है वो क्या शामिल है, मतलब क्या शामिल है? प्रासंज्ञान में विश्लेषण, मनन। तो दोस्तों जो मेटा कॉग्निशन होता है इसमें हमारा जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित है। उसके एनालिसिस, रिफ्लेक्शन। दोस्तों इसके जो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद चलते हैं 28। अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे, अनदेखी विद्यार्थियों की हमें बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। बी के बात करते हैं, इन विद्यार्थियों को दंडित कर, दंडित हमें नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात। सी, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, देखते हैं ये भी सही से लग रहा है। डी मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं मानना है कि बच्चे सीखने में सक्षम नहीं, क्योंकि बच्चे जन्मजात क्षमता होती है बच्चे में सीखने के लिए। तो बिल्कुल जो एक बार ऑप्शन में नहीं तो नहीं पूछा नेगेटिव के लिए, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? जो दोस्तों उसे पुनः विचार करना चाहिए, पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है इसमें। उसके बाद चलते हैं, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, बिल्कुल गलत, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, हमें रैंक नहीं करना है बच्चों को। इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल सही सा लग रहा है दोस्तों, लेकिन इससे पहले, इसे सही बताने से पहले हम नेक्स्ट पर्सन और पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा कर नहीं करते हैं उन्हें खेलने के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों इसका सही है। सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। लेकिन दोस्तों एक बार पढ़ते हैं एक बार और, जो लर्निंग है, सीखने की गति क्या है? डिपेंडेंट सॉलिडली और पर्सनल फैक्टर्स, पूरी तरह से व्यक्तिगत का उस पर निर्भर है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, पर्यावरणीय कारकों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों, पारस्परिक क्रिया, व्यक्तिगत पर्यावरणीय कारकों, इंडिपेंडेंट पर्सनल। दोस्तों जो इसका आंसर है वो आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, आपका इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। दोस्तों जो ये आपके 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसी तरीके से दोस्तों हम आपके 30 क्वेश्चन डेली सीडीपी के लाएंगे, जिसमें आपको ये देखना है आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में, तो बिल्कुल भी इस सीरीज को करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ में, धन्यवाद।